Hello students, today we study about the diversity in the living world. If you look around, you will see a large variety of organisms. अगर आप अपने चारों तरफ एक नज़र दौड़ाएं तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बहुत बड़ी वैरायटीज़ को अपने चारों ओर देखेंगे। बी इट जिसमें वो पोटेड प्लांट्स भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye. बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म आपके चारों तरफ हैं जिन्हें आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन वे आपके चारों तरफ हैं. And if you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organism that you see would increase. और यदि आप अपने ऑब्जर्वेशन का एरिया बढ़ाते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की रेंज और उनकी वैरायटी वो भी बढ़ती जाती है. Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organism in it. निसंदेह यदि आप किसी डेंस फॉरेस्ट में जाएं, वहाँ ऑब्जर्वेशन करें, तो आप पाएंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बहुत बड़ी संख्या और उनकी बहुत अधिक टाइप्स वहाँ पर मिलेगी. Each different kinds of plants, animals or organism that you see represents a species. और जो भी आप प्लांट्स, एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म देखते हो तो उनकी एक पर्टिकुलर टाइप या ग्रुप स्पीसीज कहलाता है. अर्थात एक स्पीसीज में सभी ऑर्गेनिज्म, सभी इंडिविजुअल्स एक से होते हैं और वे आपस में इंटरब्रीडिंग भी फ्रीली कर सकते हैं. The number of species that are known and described range between 1.7 million to 1.8 million. और अभी तक जितने लिविंग स्पीसीज की खोज की गई है में लगभग हम 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज की अभी तक खोज की जा चुकी है. दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और इसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं या फिर द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट ऑन द अर्थ. इस पृथ्वी पर टोटल डेस्क्राइब्ड स्पीसीज वो 17 लाख से
18 लाख है, and we should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. और हमें ये याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी नए एरिया को एक्सप्लोर करते हैं या किसी पुराने एरिया को ही दोबारा से ऑब्ज़र्व करते हैं, तो न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। तो वहाँ कुछ न कुछ नए ऑर्गेनिज्म लगातार आइडेंटिफाई होते रहते हैं। एज स्टेटेड अर्लियर, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in their own area by their local names. और जैसा कि पहले बताया भी गया है कि यहाँ लाखों करोड़ों प्लांट्स और एनिमल्स इस वर्ल्ड में पाए जाते हैं, जिन्हें हम उन एरियाज़ में उनके लोकल नाम से जानते हैं। एंड दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये लोकल नाम हर जगह अपनी अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होते हैं। इवन विद इन ए कंट्री, अगर हम एक ही देश में एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो उनके नाम अलग अलग मिलते हैं। प्रोबेबली you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk each other. तो इस तरह से अगर हम उन्हें अच्छी तरह नहीं पहचान पाते तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म क्या है। टू रेफर टू ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इस तरह से जिस ऑर्गेनिज्म के विषय में हम बात करना चाह रहे हैं उसके ऊपर कंफ्यूज हो जाते हैं अगर हम एक यूनिवर्सल नाम नहीं जानते। Hence, there is a need to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. अतः इसके लिए आवश्यकता पड़ी कि हम सभी जीवों का कोई ऐसा स्टैंडर्ड नाम रखें जो पूरे वर्ल्ड में एक ही हो, उसे उसी नाम से जाना जाए, भाषा चाहे कोई सी भी बोली जाती हो। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर। और इस प्रोसेस को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to it, and this process is called as identification. और ये nomenclature या किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक स्टैंडर्ड नाम देना, साइंटिफिक नाम देना तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम
उस ऑर्गेनिज्म को सही तरह से आइडेंटिफाई कर सके। अर्थात ये प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। In order to facilitate the study, number of scientists have established two procedures to assign the scientific name to each non-organism, and this is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature. और अगर हम प्लांट्स का साइंटिफिक नाम देते हैं तो इसके लिए एक संस्था है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। वो इसको सुनिश्चित करती है, उसके जो एग्रीड प्रिंसिपल्स हैं या क्राइटेरिया हैं उसके आधार पर रखा जाता है। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम, और इस तरह एनिमल्स का नाम कैसे रखा जाता है। एनिमल टैक्सोनोमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जैसे प्लांट्स का नाम रखने के लिए एक स्टैंडर्ड ICBN निर्धारित करती है, उसी तरह से एनिमल्स का नाम रखने के लिए भी एक संस्था जो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर कहलाती है, वो निर्धारित करती है कि किस एनिमल्स का नाम क्या होगा, कैसे निश्चित होगा। The scientific names ensure that each organism has only one name, और साइंटिफिक नाम पूरे वर्ल्ड में एक ऑर्गेनिज्म का एक ही होता है। तो ये साइंटिफिक नाम इंश्योर करता है कि इस ऑर्गेनिज्म को पूरे वर्ल्ड में उसी एक नाम से जाना जाए। Description of organism should enable the people to arrive the same name, and they are ensured that such a name has not been used for any other organism। और इस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डिस्क्रिप्शन है वो लोगों को उस नाम तक पहुंचने में इनेबल करता है, समर्थ बनाता है कि ये नाम पूरे वर्ल्ड में सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म का है, इस नाम से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं पहचाना जाता। अर्थात ये नाम उसका एक यूनिवर्सल नेम होगा। बायोलॉजिस्ट फॉलो universally accepted principles to provide the scientific name to non-organisms, and each name has two components, the generic name and the specific epithets, and the system of providing a name with two components is called binomial nomenclature। और इस सिस्टम को हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का नाम दो वर्ड्स में लिखा जाता है। फर्स्ट नेम उसके जीनस का होता है जिसे जेनेरिक नेम कहते हैं, और सेकंड वर्ड उसके स्पीसीज का होता है, अर्थात स्पेसिफिक एपिथेट्स का होता है। दिस नेमिंग सिस्टम given by Carolus Linnaeus
is being practiced by biologists all over the world. और ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया, जिसे पूरे वर्ल्ड में सभी बायोलॉजिस्ट प्रैक्टिस में लाते हैं, प्रयोग करते हैं. This naming system using a two-word format was found convenient, and let us take the example of mango to understand the way. एग्जाम्पल के लिए यहाँ हम आम का साइंटिफिक नाम लेते हैं, जिसे मैंजीफेरा इंडिका नाम दिया गया है. And let us see how it is binomial name. In this name, the Mangifera represents the genus of the mango, while Indica represents the species of the mango. Some other universal rules of nomenclature are as follows. Binomial names are generally in Latin and written in italics. They are Latinized or derived from Latin, irrespective of their origin. ये बायोलॉजिकल नाम लैटिन भाषा से लिए हुए वर्ड्स में लिखा जाता है, जिसे हम इटैलिसाइज करते हैं, या फिर दोनों वर्ड्स को लिखकर अलग अलग अंडरलाइन कर देते हैं. द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम represents the genus, while the second component denotes the specific epithets. Both the words in a biological name, when handwritten, are separated, underlined, and printed in italics to indicate the Latin origin. The first word denoting the genus starts with a capital letter, while the specific epithets starts with a small letter, and it can be illustrated as this. और जीनस का जो वर्ड है उसका पहला अक्षर हम कैपिटल लेटर्स से इंडिकेट करते हैं, जबकि स्पीसीज का जो पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है. नेमिंग the author appears after specific epithets. Means at the end of biological name is written in abbreviated form such as Mangifera indica Linn, and this indicates that this species was first described by Linnaeus. इस सिस्टम में हम उसके स्पेसिफिक एपिथेट्स के बाद उस ऑथर का नाम भी लिखते हैं जिसने उसको डिस्क्राइब किया है. जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये मैंजीफेरा इंडिका नाम सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने दिया.